हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मस्त होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 मानव जनन में अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें मानव जनन तंत्र में नंबर 1 था प्राथमिक लैंगिक अंग तथा नंबर 2 था द्वितीयक लैंगिक अंग। ओके, तो उसको हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद फिर अगला हेडिंग था नर जनन तंत्र। ठीक, तो नर जनन तंत्र में हम लोग नंबर वाइज करके सभी नर जनन तंत्र को देख चुके हैं। तो अब आइए अब उसमें उन सभी नर जनन तंत्रों के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। ओके, तो देखिए नर जनन तंत्र में नंबर 1 था वृषण कोश। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्रूटम या फिर स्क्रोटल सैक। ओके, तो आइए देखते हैं इसे। देखिए वृषण कोश त्वचा का बना हुआ थैली नुमा संरचना। ठीक, वृषण कोश जो होता है, ये वृषण कोश देखिए इस फिगर में, ये वृषण कोश है। ठीक, वृषण कोश जो होता है वह त्वचा का बना हुआ थैलेनुमा कोश है। ओके, उसके जिसका उद्भव पश्च उदरावरण की भित्ति से होता है। ओके, इसके बाद फिर आगे देखिए भ्रूण बनते समय ही कुछ हार्मोन के प्रभाव से दोनों वृषण धड़ के सामने की ओर तथा शिश्न के आधार पर दोनों टांगों के बीच में उतर जाते हैं, बीच में उतर आते हैं। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए वृषण कोश की भित्ति में निम्न 3 स्तर होते हैं। ओके, वृषण कोश की भित्ति में निम्न 3 स्तर होते हैं। तो देखिए नंबर ए है वाय भाग में ढीली एवं पतली रोम युक्त त्वचा होती है। ठीक, वाय भाग में ढीली एवं पतली रोम युक्त त्वचा होती है। ओके, नंबर बी है दूरस्थ भाग में त्वचा के नीचे ढीले संयोजी ऊतक का स्तर होता है। ओके, उसके बाद नंबर सी देखिए सबसे आंतरिक भाग आरेखित पेशीय तंतुओं का बना अधस्त्वचीय स्तर होता है। ओके, इसे डार्टोस पेशीय स्तर कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं डार्टोस मस्कुलर लेयर। ओके, उसके बाद देखिए आगे वृषण कोश के आंतरिक भाग के मध्य में एक पेशीय विभाजक पट। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्रोटल सेप्टम। ठीक, स्क्रोटल सेप्टम या फिर विभाजक पट के द्वारा वृषण कोश की गुहा 2 अर्ध भागों में विभक्त हो जाता है। ओके, वृषण कोश के अंदर मध्य में एक पेशीय विभाजक पट होता है। ठीक, और उसी पट के द्वारा जो होता है वृषण कोश जो होता है 2 भागों में बटा होता है। ओके, उसके बाद आगे देखिए ठीक प्रत्येक अर्ध भाग में एक वृषण होता है, यानी जो आधा भाग है एक आधे भाग में एक वृषण रहेगा और दूसरे आधे भाग में दूसरा वृषण रहेगा। ठीक, एक वृषण कोश है। ठीक, वृषण कोश के अंदर वृषण है। ठीक, एक ही वृषण को दिखाया गया है क्योंकि एक वृषण जो होता है इसके जस्ट पीछे है। ओके, तो दोनों किस विभाजक पट के माध्यम से अलग अलग होते हैं। ठीक, दोनों वृषण जो होते हैं विभाजक पट के माध्यम से अलग अलग वृषण कोश में ही रहेंगे लेकिन अलग अलग स्थान पर रहेंगे। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए वृषण कोश का प्रत्येक अर्धभाग उदर गुहा की ओर एक पतले 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे वक्षण नाल द्वारा श्रोणी गुहा से जुड़ा होता है। ओके, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि उदर गुहा का मतलब क्या होता है, उदर गुहा क्या है या किसे कहते हैं। तो इसको जान लीजिए उदर गुहा में कई महत्वपूर्ण अंग स्थित होते हैं जैसे अमाशय या पेट। ठीक, उसके बाद यकृत और पित्ताशय, तिल्ली, आंतें, अधिवृक्क ग्रंथियां जैसे महत्वपूर्ण अंग आते हैं। ओके, उदर गुहा का मतलब होता है कि कई सारे अंग जो है उदर गुहा में स्थित होते हैं। ओके, अगर वृषण कोश से रिलेटेड कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम अगले लेक्चर में उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, फिर देख लीजिए यहाँ पर वृषण कोश का प्रत्येक आधा भाग उदर गुहा की ओर एक पतले लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे वक्षण नाल द्वारा श्रोणी गुहा से जुड़ा होता है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए
प्रत्येक वक्षण नाल की एक वृषण रज्जु वृषण कोश की उदर गुहा के अधस्त्वचीय पेशीय स्तर से जुड़ती है। ओके। और वृषण रज्जु में रेखित पेशी तंतु का बना एक गुच्छा स्थित होता है। इस पेशीय गुच्छे को वृषणोत्कर्ष या फिर क्रीमास्टर पेशी कहते हैं। ओके। उसके बाद फिर आगे देखिए, वृषण रज्जु में संयोजी ऊतक उपस्थित होता है। ठीक, जिनमें धमनी, शिरा, तंत्रिका तंत्र तथा लसिका वाहिनियां उपस्थित होती हैं। ओके। वृषण रज्जु में संयोजी ऊतक उपस्थित होता है जिसमें धमनी, शिरा, तंत्रिका तथा लसिका वाहिनियां उपस्थित होती हैं। ओके। और फिर आगे है, शुक्रवाहिनी भी वक्षण नाल से गुजरकर उदर गुहा में पहुंचती हैं। ओके। तो आपके मन में कभी प्रश्न उठा है कि वृषण कोश जो है शरीर के बाहर ही क्यों होता है, क्यों नहीं वह शरीर के अंदर होता है? तो आइए आज उसके बारे में जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। हम लिखे, व्हाइट बोर्ड पर लिखे नहीं हैं, लेकिन आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक, तो आइए देखते हैं उसे। देखिए, वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ओके, जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन या फिर मेच्योर होने के लिए उपयुक्त होता है। ओके, अतः यह ताप नियामक का भी कार्य करता है। सर्दियों में तापमान घटने के साथ वृषण कोश का तापमान भी घटने लगता है, जिससे वृषण कोश जो होता है वह सिकुड़कर शरीर के पास चला जाता है। सर्दियों में मनुष्य का वृषण कोश जो होता है वह सिकुड़कर शरीर के पास पहुंच जाता है। ठीक, शरीर के पास पहुंचता है, जिससे वृषण कोश का तापमान बना रहे और शुक्राणु का निर्माण होता रहे। ओके। अगर आप लोग प्रैक्टिकली वृषण कोश का सिकुड़ना देखना चाहते हैं तो ठंड में आप अपने वृषण कोश को देखिएगा, स्पेशली बॉयज़। ठीक, स्पेशली लड़कों में। ठीक, लड़कों में ही वृषण कोश पाया जाता है। ठीक, लड़के वृषण कोश को देख सकते हैं कि कैसे वृषण कोश जो है ठंड के मौसम में वह सिकुड़कर शरीर के करीब या शरीर के पास पहुंच जाता है। शरीर के पास इसलिए पहुंच जाता है ताकि वृषण कोश का तापमान सामान्य बना रहे। ओके, तो लड़के ठंड के मौसम में प्रैक्टिकल कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं कि वृषण कोश वाकई में सिकुड़कर शरीर के पास चला जाता है। ओके, जबकि गर्मियों में तापमान बढ़ने के साथ वृषण कोश शिथिल हो जाता है और शिथिल यानी फैल जाता है। ठीक, फैल करके नीचे की ओर लटक जाता है। ओके, इससे वृषणों का तापमान समान बना रहता है। ओके, जब तापमान अधिक होता है तो वह वृषण कोश जो होता है वह मनुष्य के शरीर से कुछ दूरी बना लेता है। ठीक, जिससे वृषण कोश का तापमान बरकरार बना रहे। ओके, भ्रूण में वृषणों के वृषण कोश में ना आने पर शरीर के उच्च ताप के कारण शुक्र जनन की क्रिया नहीं हो पाती। ओके, शुक्र जनन की क्रिया यानी शुक्राणुओं की बनने की क्रिया या मेच्योर होने की क्रिया नहीं हो पाती। सॉरी, देखिए ग्राफिक के माध्यम से थोड़ा देख लीजिए। देखिए वृषण कोश आप लोग जानते हैं, पढ़ा चुके हैं। ठीक, उस पर देखिए वृषण कोश यही है। ठीक, वृषण कोश के ऊपर रोमयुक्त बाल पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद वृषण कोश के अंदर वृषण पाए जाते हैं। ठीक, वृषण कोश के अंदर वृषण होते हैं और वृषण का कार्य होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का निर्माण करना। ओके, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, वृषण जो होता है सेक्स हार्मोन का निर्माण करता है। ओके, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वृषण में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण होता है। ओके, या फिर सेक्स हार्मोन का निर्माण होता है। ओके, और वृषण में एंड्रोजन हार्मोन का भी निर्माण होता है। देखिए, हार्मोन्स के प्रभाव के कारण वृषण दोनों टांगों के बीच में लटक जाते हैं। ओके, किसके कारण? वृषण जो होते हैं हार्मोन्स के प्रभाव के कारण दोनों टांगों के बीच में लटक जाते हैं। ओके, वृषण कोश के मध्य में पेशीय विभाजक पट होता है। ठीक, इसके द्वारा वृषण कोश की गुहा मतलब अंग होता है। ठीक, तो वृषण कोश की गुहा 2 आधे भागों में विभक्त हो जाता है। ओके, तो मनुष्य के अंदर
दो वृषण पाए जाते हैं। ओके, और दोनों वृषण को अलग करने वाला पेशीय विभाजक पट होता है। ठीक, पेशीय विभाजक पट के द्वारा वृषण कोश का अंग या गुहा दो आधे भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक, एक आधे भाग में एक वृषण कोश रहेगा तथा दूसरे आधे भाग में दूसरा वृषण कोश रहेगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।